हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि इस वीडियो को उस हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th की तैयारी में लगा हुआ है। हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में टॉप करने के लिए सोच रहा है। उस हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए जो मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर आने की सोच रहा है। और उस हर एक बच्चे तक भी शेयर करना है जो मैथ्स में कम से कम पास तो होना ही चाहता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि सर कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल हमारे सिर पर हैं। तो कुछ तो ऐसा बता दीजिए, कुछ तो ऐसा उपाय बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, कुछ भी ऐसा बता दो जिसे हम पढ़ करके टॉप कर जाए, पास हो जाए, 80 नंबर आ जाए, ये जो आपके टारगेट है वो पूरे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे कि हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या है। तो मैथ्स में बच्चों कुल मिलाकर के 14 चैप्टर्स हैं, है ना। अगर किसी भी बोर्ड की बात की जाए तो ये जो 14 चैप्टर्स हैं, इसमें वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति और फिर त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। तो ये है हमारे कुल मिला के 14 चैप्टर्स। अब इनमें से हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये जो टाइम है हमारे पास, ये लगभग मैं मान सकता हूं कि 1 महीने का हमारे पास समय है। और इस 1 महीने में ही हमने अपने आप को ना बिल्कुल एकदम से योद्धा की तरह तैयार करना है, ताकि जिस हम युद्ध में जाने वाले हैं, जिस बोर्ड एग्जाम को हम देने जा रहे हैं, उसमें हम विजय प्राप्त करके लौटें। तो चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं सबसे पहले अपना जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें से हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा मैं बस वो टॉपिक बताऊंगा, वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप लोगों को तैयार करने होंगे, ठीक है। बस अगर आपने वो पढ़ लिया ना, बस अगर आपने इतना पढ़ लिया तो समझिए कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है बोर्ड में टॉप करने का, पास होने का, 95% नंबर लाने का, गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का, वो पूरा हो जाएगा। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें से बच्चों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना कि भाई बताइए क्या √2 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है या कौन अपरिमेय संख्या है, इस तरह से जो सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडन से HCF और LCM ज्ञात करना। आपको कोई 2 संख्याएं दे देंगे जैसे 12, 15 और 21 और आपसे कहेंगे कि इन तीनों का HCF बताइए या इन तीनों का LCM बताइए। तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहां से एक सवाल पूछा जाता है। उसके बाद एक जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, इस टॉपिक पर बेटा एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा, लिख कर ले लो इस बात को। उसके बाद अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं सेकेंड चैप्टर पे, बहुपद पे। तो इसमें प्यारे बच्चों आलेख से शून्यक बताना। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरीके से ना कोई आलेख दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें से कितने शून्यक होंगे इस बहुपद के। तो आप क्या करेंगे, आप बस एक्स अक्ष को देखेंगे कि कितने बिंदुओं पर काट रहा है, वही उसके उतने शून्यक हो जाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है बहुपद का शून्यक निकालना। जैसे आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा x² + 7x + 10 और कहेंगे कि इसके शून्यक बताइए क्या है। तो यहां पर आप मध्य पद विभक्तिकरण विधि लगा देंगे, है ना। 10 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7, ऐसे करते हैं। उसके बाद आता है शून्यकों के योग एवं गुणनफल से बहुपद बताना। आपको क्या दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है, और अल्फा गुणा बीटा जो क्या होता है, c/a होता है। इस पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको योग और गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद बताना है। कैसे बताएंगे, हमें पता है कि जब दोनों में a होता है, कॉमन एक जैसा होता है, तो a को एक जैसा बनाते हैं और फिर तुलना करके ABC के मान निकाल कर कहां रख देते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों अगला शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना कि भाई शून्यक आपने निकालिए, ठीक है। जैसे मान लो यही बहुपद था, इसके आपने दोनों शून्यक निकाल लिए। अब इसके योग और गुणनफल को आप अलग अलग चेक करेंगे कि क्या वो सही आ रहा है, क्या वो -b/a के बराबर है, क्या वो c/a के बराबर है। ये 4 नंबर का सवाल बच्चों यहां से पूछा जा रहा है हर साल। पिछले साल भी पूछा गया था, तो इस साल भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, जाएगा ही जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगला चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहां से क्या होता है, व्यापक रूप में समीकरण को बदलकर ABC का पता लगाना। ये जरूरी है। किस लिए जरूरी है, क्योंकि आलेख की जो वो 3 स्थितियां हैं, कौन कौन सी स्थिति, एक तो प्रतिच्छेदी रेखाओं वाली,
है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, उनके लिए क्या कंडीशन है। दूसरा आता है फिर आपका समांतर वाली, और तीसरा आता है फिर प्यारे बच्चों आपका संपाती वाली। इन तीनों में से किसी एक पर तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो कंडीशन आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों निकाल करके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये तीनों आपस में बराबर है, क्या दो चीजें आपस में बराबर है, दो बराबर है, या तीनों आपस में बराबर नहीं है, वहां से सवाल पूछा जाता है। और इसके बाद आता है बेटा समीकरण को हल करना। अब हल करने के लिए चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ चाहे विलोपन विधि लगाओ। जैसे समीकरण आपको दे दी जाए x + y बराबर कितना है 14 और x माइनस के y बराबर कितना है 4, तो बताइए यहां से x और y का मान क्या आएगा। अब यहां पर बच्चों विलोपन विधि लगाना ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि गुणांक पहले से ही बराबर दिए हुए हैं, है ना। तो क्या करोगे, बस दोनों को यहां पर जोड़ दोगे, y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, 14 और 4 हो जाएंगे 18, x बराबर कितना हो जाएगा 2 × 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से अब बच्चों बात करते हैं चौथे चैप्टर की, यानी कि द्विघात समीकरण की। तो यहां से बच्चों समीकरण की जांच करना, आपको ना 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा बताइए इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है। या फिर आपसे ऐसे बोल देंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि बताइए इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको उसको सॉल्व करके ना चेक करना होगा। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x गुणा में x + 3। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको x + 2 का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, और यहां से क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर गुणा करोगे और उसे पूरा खोल करके चेक करोगे, 2 घात वाला पद अगर है तो वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद बच्चों द्विघात समीकरण का हल निकालना, या जिसे हम कह सकते हैं मूल ज्ञात करना। तो उसके लिए वही चीज है कि पहले आपको एक समीकरण दे दी जाएगी। मान लो आपको समीकरण दे दी जाती है 2x² + के 5x + का 6 बराबर 0, और आपसे कहा जाता है इस समीकरण के मूल बताओ। तो पहले क्या करेंगे, 2 की 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड की 5 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है करना होगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है बेटा मूलों का योग और गुणनफल निकालना। सीधा आपको एक समीकरण दे दी, जैसे यही समीकरण, और आपसे पूछेंगे बताइए मूलों का योग क्या है। तो आप जानते हैं मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा, तो मूलों का योग हो जाएगा अल्फा + बीटा। ये किसके बराबर होता है, माइनस का b/a होता है। अब यहाँ से b कितना है, b है आपका यहाँ से 5 और a कितना है आपका यहाँ से 2, लेकिन माइनस भी है तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 5/2। गुणनफल भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो वो हो जाएगा c/a, ठीक है। फिर आता है इसके बाद मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति किससे बताई जाती है, विविक्त कर निकाल करके। विविक्त कर क्या होता है बेटा, विविक्त कर होता है आपका यहाँ पर d, क्या होता है d, तो d बराबर क्या होता है b² - का 4ac। अब आपके पास समीकरण क्या है, आपके पास मान लीजिए कि समीकरण है क्या, x² + के 5x + का 6 बराबर 0, ये आपके पास द्विघात समीकरण है। तो यहां से आप a का मान, b का मान, c का मान निकालेंगे और यहां पर उठा के रख देंगे। अब 3 कंडीशन होती हैं d के लिए। d के लिए 3 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, यहां से बेटा या तो d < 0 होगा, d = 0 होगा, या फिर d > 0 होगा। मतलब d 0 के बराबर होगा तो मूल बराबर होंगे, d 0 से छोटा होगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, d 0 के बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, मूल जो है वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यहां से भी एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताई जाती है, विविक्त कर निकाल के। विविक्त कर, या जिसे हम विवेचक भी कहते हैं, कैपिटल D, b² - 4ac। उसके बाद इबारती सवाल, जैसे संख्या वाले सवाल, रेलगाड़ी वाला सवाल, नाव वाला सवाल, वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल पर आधारित सवाल, ऐसे जो सवाल है बेटा जो कि हर साल 6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा पूछे जाएंगे। आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से आपको एक सवाल करना होगा। तो यहां से बेटा पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन द्विघात समीकरण से। इसे तैयार कर लेना है, मैंने ये सारे सवाल करवाए हुए हैं। आप द्विघात समीकरण का 1 शॉट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने रेलगाड़ी वाला सवाल भी करवाया है, नाव वाला सवाल भी करवाया है, संख्या वाले सवाल भी करवा रखे हैं। तो जा करके देख लेना, वहां से तैयार कर लेना, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अगले चैप्टर की, और अगला चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बेटा समांतर श्रेणी को पहचानना। समांतर श्रेणी में जैसे आपको 2-3 पद दे दिए जाएंगे कि जैसे 2x है, 4x + 1 है और आपका 6x है, और आपसे कहा जाएगा कि ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो बताइए कैसे बताएंगे, x का मान कैसे बताएंगे, क्या आप यहाँ पर सार्वंतर बराबर कर देंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी की खास बात यही होती है। फिर आता है प्रथम पद और सार्वंतर निकालने पर सवाल,
कि मान लो आपको एक जो है क्या दे देंगे, समांतर श्रेणी दे देंगे कि 2 है, 4 है, फिर उसके बाद 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से, और कहेंगे कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। प्रथम पद तो 2 हो जाएगा, सार्वंतर के लिए 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, nवां पद निकालना, जैसे आपसे कह देंगे कि एक समांतर श्रेणी है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 11, इस तरीके से एक समांतर श्रेणी है। बताइए इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? 10वां मतलब nवां पद, और nवां पद क्या होता है? nवां पद होता है प्यारे बच्चों, nवां पद होता है हमारे पास a प्लस का n-1 गुणा में d। तो यहां से इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। n पदों के योग पर भी सवाल पूछा जाता है। n पदों का योग, जैसे कि मान लीजिए यही है कि आपकी समांतर श्रेणी दे दी गई और कहेंगे कि इसके 15 पदों का योग बताइए। कितने पदों का योग? 15वां पदों का योग बताइए। तो यहां से Sn क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा में d। इस सूत्र से हम 15 पदों का योग लगा देंगे, n की जगह पे कितना रख देंगे? 15 रख देंगे। ठीक है, तो यहां से भी एक सवाल पूछा जाता है, कम से कम 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों त्रिभुज पर। त्रिभुज पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, समरूपता पर या संगतता पर प्रश्न पूछा जाता है। संगतता पर कैसे? जैसे आपको दे दिया जाएगा त्रिभुज ABC जो है ये क्या है? समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है और आपसे कहेंगे कि बताइए कोण R जो है वो किसके बराबर होगा, तो आपको संगतता चेक करनी पड़ेगी। यहाँ R सबसे लास्ट में है, यहाँ C सबसे लास्ट में, यानी कोण R कोण C के बराबर होगा। बहुविकल्प में पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल लगातार इस पर सवाल पूछा जा रहा है। अब आते हैं थेल्स प्रमेय पर। एक क्वेश्चन थेल्स प्रमेय पर जरूर आता है। थेल्स प्रमेय पर कैसे आता है भाई? देखो इस तरीके से आपके पास त्रिभुज है, ये जो है एक भुजा ऐसे इसके समांतर है, तो क्या होगा यहाँ पर? मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो ये आपके पास हो जाएगा AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, यानी कि ये जो दोनों भुजाएं हैं समान अनुपात में बट जाती है। इस पर बेटा एक सवाल 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है और पूछा जा भी रहा है। समरूपता की कसौटियों पर प्रश्न। समरूपता की कसौटी से सिद्ध करना कि दो त्रिभुज क्या है? समरूप है। या तो भुजा 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 कसौटी लगेगी या भुजा कोण भुजा कसौटी लगेगी, है ना। तो ये आपको यहाँ पर इस पर एक सवाल करना है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इनके जो गुण होते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में भी क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तीसरी चीज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये 3-4 चीजें हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं लगातार। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समद्विबाहु की खास बात ये होती है कि दो भुजाएं बराबर होंगी, जो दोनों भुजाएं बराबर होंगी उनके दोनों सामने वाले कोण बराबर होंगे। इन पर बच्चों सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है जिन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरा भी नहीं पढ़ोगे, अगर बस इतना भी पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने सारा का सारा ही बता दिया। मैंने सारा नहीं बताया है, मैंने वो चीजें बताई हैं जहां से सवाल बोर्ड में पूछा जा रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ इसको तैयार करते हैं। जितनी ईमानदारी के साथ तैयार करोगे, जितना % अपना दोगे, उतने % नंबर आ जाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए बात करते हैं अगला चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत आसान है। यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो d होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लीजिए 10 मात्रक है, तो बताइए y का मान क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने देखा है। x अक्ष और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, जैसे मान लो आपको एक बिंदु दे दिया जाता है -3,4 और आपसे कहा जाता है कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी बताइए। तो देखिए इसमें उल्टा होता है, अगर y अक्ष से दूरी पूछते हैं तो क्या बताते हैं? x निर्देशांक। अब उस हिसाब से आप x निर्देशांक देखोगे तो वो क्या है? -3, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो -3 नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां से 1 नंबर में सवाल पूछा गया है। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का सूत्र। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का सूत्र क्या होता है? x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 m2 क्या होता है? अगर वो हमारे रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, सेम y के लिए भी यही होता है ना। तो इस पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या तो वो अनुपात निकलवा रहे हैं
कि किस अनुपात में बांट रहा है, और या फिर वो क्या कर रहे हैं, या फिर वो जो है ये कह रहे हैं कि उस अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बता दो। तो दो तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पर 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा रहा है इससे, या 4 नंबर में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है वो भी बता देता हूं। तो आसान है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है बच्चों y1 प्लस y2 बटे 2, है ना। तो इस पर भी सवाल पूछा गया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। अगला आता है त्रिकोणमिति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये जो है बेटा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर भी है, क्योंकि यहां से बच्चों कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे जो बेसिक्स है कि भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जितनी भी सर्व समीकरण हैं, है ना, उन पर सवाल पूछा जा रहा है, सिद्ध करने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको यहां पर दिक्कत आ रही है कि सिद्ध करने वाले सवाल कैसे करने हैं सर, ये जो टेबल वाले सवाल है कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, वो वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं भाई, मैंने ना त्रिकोणमिति का 1 शॉट कराया हुआ है, उस 1 शॉट वाली क्लास में अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, पूरे अच्छे से तैयारी कर ली, कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाकर के त्रिकोणमिति की 1 शॉट वाली क्लास देख लेना, बिल्कुल कोई चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और तुम्हें देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहां से बेटा एक तो उन्नयन अवनमन कोण पर सवाल पूछा जाता है सीधा सीधा। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो एक सवाल पूछा गया था कि यहां पर ना 2 त्रिभुज दे दिए गए थे, और यहां से बोला गया था कि अगर हम यहां पर बिंदु ए से देखेंगे और अगर हम कहां से देखेंगे, बिंदु पी से देखेंगे, तो कितना कितना अवनमन कोण आएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो उस पर सवाल पूछा जाता है, और इबारती सवाल पूछा जाता है 6 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से, है ना। तो यहां से एक इबारती सवाल जरूर तैयार करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 2 होंगे, उनमें से एक करना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है वृत्त। वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, इन सब पर सवाल आएगा। कैसे कि मान लीजिए व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो मान लीजिए आपको एक चीज दे देंगे, 2 पाई आर दे देंगे, परिधि दे देंगे, और आपसे कहेंगे क्षेत्रफल बताओ क्या है, या आपको क्षेत्रफल दे देंगे और कहेंगे बताइए व्यास क्या है। ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। उसके बाद आता है वृत्त की स्पर्श रेखा पर सवाल। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि अनगिनत बिंदु होते हैं। फिर एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 होंगी। फिर एक वृत्त पर व्यास के सिरों पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसका आंसर होगा 2, है ना। तो ये सारे सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये पहली प्रमेय है। और दूसरी प्रमेय है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। मान लो ये आपका क्या है, वृत्त है, और आपने यहां पर P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है। इस तरीके से स्पर्श रेखा जो स्पर्श करके जा रही है, छू कर जा रही है, केंद्र से इस पर लंब डालेंगे, मतलब केंद्र से त्रिज्या को मिलाएंगे तो ये लंब होगी, 90 डिग्री पर होगी। उसके बाद अगर मान लो ये कोई बाह्य बिंदु है P, इस बाह्य बिंदु P से आपने ऐसे एक स्पर्श रेखा खींची और आपने इसी बिंदु से ऐसे एक स्पर्श रेखा खींची, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में बराबर होंगी। मान लीजिए ये A बिंदु है और ये मान लीजिए B बिंदु है, तो क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा QA बराबर QB। इस पर भी बेटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्या करते हैं, फिर यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी आर, ये भी आर, है ना। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जहां से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है यहाँ पर। इसके बाद अगला चैप्टर आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है, देखो चाप किसका हिस्सा होता है, परिधि का। तो 2 पाई आर हो गया, गुणा में थीटा बटे कितना 360। मान लीजिए कोण दे दिया जाएगा 40 डिग्री, 50, 60 डिग्री, और त्रिज्या दे दी जाएगी आपको 14 सेंटीमीटर, बता सकते हैं। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल पर सवाल कि भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और कोण कितना है, 30 डिग्री का कोण है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये होता है त्रिज्य खंड का। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से आप क्या कर देंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का, देखो ये रहा वृत्त, ठीक है, ये और ये हो गई आपकी जीवा। अब देखो ये है, यहां से ये केंद्र है, ये आपकी जीवा है AB। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे, मान लीजिए ये कोण बना रहा है थीटा, तो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये जो बीच में त्रिभुज है ना OAB, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे।
इससे भी सवाल पूछा जा रहा है। कितने नंबर में? 2 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, 2 और 4 दोनों में। इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें घन और घनाभ पर एक सवाल तो इतनी बार पूछा गया है कि 2 घन अलग अलग रखे हुए हैं, उनको मिला करके रख दिया जाता है, घनाभ बन जाता है, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। और वो सवाल बेटा 6 नंबर में पूछा जा रहा है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में। यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर आएगा, मतलब 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना रहेगा। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है? तो जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। ठीक है, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर, और आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। ऐसे ही अगर शंकु की बात की जाए तो इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर ब्रैकेट के अंदर होता है एल प्लस आर, और आयतन कितना होता है बेलन के आयतन का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर आता है गोला, तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यही इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, कुल पृष्ठ भी होता है यही 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां से सवाल पूछा जा रहा है। अर्धगोले के लिए क्या कर देंगे, आधा कर देते हैं। अर्धगोले के लिए चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, जो आयतन है मतलब कि जो कुल पृष्ठ है वो तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। और जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो आयतन है वो क्या होता है, आयतन होता है आपके पास यहाँ पर 2/3, क्योंकि आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया इसका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ, और ये हो गया इसका आयतन। यहां से सवाल जरूर पूछ रहे हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट आते हैं 2 चैप्टर, एक सांख्यिकी और दूसरा प्रायिकता। तो सांख्यिकी में से माध्य से सवाल पूछा जा रहा है डेफिनेटली, एक बहुविकल्प में भी और एक 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी। माध्य का सूत्र हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या होता है सिग्मा एफ आई। एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है, और सिंपल एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि जैसे x हो गया, 2 हो गया, 3 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, इन सब का जो माध्य है कितना है 10 है, तो बताइए x बराबर क्या होगा। ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि 5 1 से लेके 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए क्या होगा। 1 से लेके 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद करते हैं बात माध्यक की। तो माध्यक क्या होता है हमारे पास, m बराबर होता है हमारे पास l प्लस n/2 माइनस का CF बटे में होता है f और गुणा में होता है h। यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और सीधा कुछ आपको आंकड़े दे देंगे, कहेंगे कि इसका माध्यिका बताइए, तो जिसमें सम विषम वाला फॉर्मूला लगता है। फिर आता है बेटा बहुलक। बहुलक के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है हमारे पास l प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 गुणा में h। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर आपको कुछ आंकड़े दे देंगे और उनमें से कहेंगे बताइए इस पर बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो आंकड़ा बहुलक हो जाएगा 1 नंबर में। और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले पर डेफिनेटली निश्चित रूप से बेटा 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में सवाल जरूर पूछा जा रहा है, या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में, कि ये बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, बताइए माध्य क्या होगा। ठीक है, ये संबंध, ये फॉर्मूला भी सीधा सीधा पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रायिकता पर। प्रायिकता में क्या है, प्रायिकता सूत्र कि भाई अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, एक तो ये। फिर सिक्का हो गया, सिक्के पर 2 परिणाम होते हैं, हेड या टेल। पासा हो गया, 6 परिणाम होते हैं। गेंद, जैसे कि एक थैला है, एक थैले में 5 लाल गेंद है, 4 काली गेंदें हैं, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। कंचा, जैसे कि आपको जो है एक थैला दे दिया जाता है या एक जो है बोरा दे दिया जाता है, और उसमें जो है अलग अलग प्रकार के कंचे भरे हुए हैं, है ना, तो बताइए कि नीला कंचा निकलने की प्रायिकता क्या होगी। फिर ताश की गड्डी से सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि आपकी ताश की गड्डी है, तो उसमें से बादशाह होने की प्रायिकता और बादशाह ना होने की प्रायिकता क्या होगी। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो आया हुआ है 2024 में, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन पर है ना कि प्रायिकता के मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके ना घटने की प्रायिकता दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है 1 नंबर में। और लास्ट आता है फिर आपका यहाँ पर
प्रायिकता की जो सीमा होती है, यानी लिमिट जो होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से 1 के बीच में होती है। अब जैसे इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4/3 दे दिया, आपको 0.5 दे दिया, आपको जो है 15% दे दिया, और आपको एक प्रायिकता दे दी यहाँ पर 2/3। अब आप बताइए कि इनमें से क्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी की घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। अब ये भी 0 से 1 के बीच में है, 15% भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 15/100 होगा, और 2/3 भी 0 से 1 के बीच में। लेकिन ये जो 4/3 है, अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, 1 सही 1/3 आएगा, मतलब ये 1 से ज्यादा है। किसी भी घटना का मान प्रायिकता का 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये है, यहां से सवाल पूछा जा रहा है। ये था बेटा पूरी मैथ्स का 1 से लेके 14 चैप्टर तक का पूरा निचोड़, जो मैंने आपको बता दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अकेले तैयारी करेंगे, मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता बेटा तब तक मैं करवाऊंगा डेली, हर तरीके से, हर प्रकार से, जैसे भी मेरे से पॉसिबल हो सकता होगा मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। अब सबसे जरूरी बात यहां पर आती है कि तैयारी करनी कैसे है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, चैप्टर का 1 शॉट देखना है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हर चैप्टर का बेटा 1 शॉट उठाओ, पहले 1 शॉट वाली क्लास देखो, उसके बाद क्लास में कराए हुए सवाल देखने हैं खुद से करके। जैसे मैंने जो भी सवाल कराए 1 शॉट वाली क्लास में, उसमें जाकर के बेटा जो भी सवाल हैं वो खुद से करके देखो। उसके बाद क्या करना है, बोर्ड के सवाल करके देखने हैं। कोई भी अनसॉल्व पेपर ले लो, या जो बोर्ड वाली क्लास है PYQs वाली, वो वाली क्लास उठा के देख लो, और वहां से जो भी क्वेश्चंस है खुद से करके देखने हैं बेटा। इसके बाद आता है फिर रिवीजन करना। जब आपने ये सारा काम कर लिया फिर रिवाइज करो, क्योंकि ये क्या होता है कि हम भूल जाते हैं चीजों को, तो रिवाइज करना है। देन उसके बाद बेटा फॉर्मूले को लिख कर याद रखना है। फॉर्मूले, कितने सारे फॉर्मूले हैं मैथ्स में, तो बेटा वो याद कब रहेंगे, वरना वहां पे तो किताब नहीं मिलेगी, वहां पर अमित सर नहीं आएंगे याद दिलाने के लिए। तो ये आपको बेटा लिख कर खुद से याद करने हैं। और उसके बाद आता है बेटा टाइम टेबल बना करके पढ़ाई। एक टाइम टेबल बना लो अपना प्रॉपर। अब अगर स्कूल नहीं जाना है तो उसके हिसाब से बना लो, स्कूल जा रहे हो तो उसके हिसाब से बना लो, चाहे जैसे आपको ठीक लगे, पर बेटा एक टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसे आप फॉलो कर सको, और उसके हिसाब से, और जो बाकी बातें मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रख करके बेटा आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब एक बात लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, की जो आपकी मैथ्स की क्लास है, जो 1 शॉट वाली क्लास चल रही थी हमारी संजीवनी सीरीज में, तो ये जो मैथ्स की आपकी क्लास है बेटा जी, ये अब कब होगी, एक तो होगी आपकी बेटा मंगलवार को, एक तो मंगलवार को होगी, और एक बेटा फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को। मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे होगी। कितने बजे होगी बेटा, सुबह 6 बजे। तो बस बिल्कुल फ्रेश मूड से एकदम बढ़िया तरीके से सुबह 6 बजे आना है, मंगलवार को भी और शुक्रवार को भी, और बढ़िया तरीके से जो है 1 शॉट वाली क्लास में अच्छे से पूरे चैप्टर को तैयार करना है। लास्ट में बस एक ही बात है बेटा, 100 बात की एक बात, कि अपना जो है 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देंगे तो आपके नंबर भी 100% आएंगे, और मैथ्स में तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो 100 में से 100 नंबर आने से रोक सके। तो प्यारे बच्चों, बाकी मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड यस, अमित सर आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है।